फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स का चैप्टर कवर कर रहे हैं। ये फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी की 11th क्लास की एनसीईआरटी की किताब में एग्जिस्ट करता है। हमने ये यूनिट अर्थ है और उस यूनिट अर्थ का ये 3rd चैप्टर है। पहला चैप्टर था द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, सेकेंड चैप्टर था इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड थर्ड वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओके, इस चैप्टर के खात्मे के साथ ही ये यूनिट नंबर 2 दैट इज़ द अर्थ कंप्लीट हो जाएगा। इसका हमने ये जो चैप्टर हम अभी कवर कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, इसका लेक्चर 1 हमने डिलीवर कर दिया, यानी कि इसका पार्ट 1 हमने डिलीवर कर दिया। और उसके तहत हमने आपको ये बताया कि कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं। हमने इसके लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको एल्फ्रेड वेगनर की कराई। फिर हमने बताया कि उसमें कुछ कमियां थी, वो ये नहीं बता पाए कि कौन सी फोर्स है जो कॉन्टिनेंट्स को मूव कराती है। इस चीज़ को जानने के लिए फर्दर रिसर्च हुई। आर्थर होम्स ने थर्मल कन्वेक्टिव करंट का जिक्र किया जो मेंटल रीजन में बनते हैं क्रस्ट के नीचे, और उन्होंने बताया कि यही वो रीजन्स हैं ये जहाँ से कन्वेक्टिव करंट द हॉट मैग्मा सर्कुलेटरी मोशन फॉलो करता है और उसकी मदद से प्लेट्स मूव करती है, मतलब उसकी मदद से कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं। और उसी के बेसिस पे फिर हमने आपको ये बताया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जैसा कॉन्सेप्ट होता है, मिड ओशनिक रिजेस होती हैं, ट्रेंचेस बनती हैं, सी यानी कि जो ओशियन क्रस्ट है उसके अपने रिलीफ फीचर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से कवर कर दी हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हमें टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी समझनी है। किताब के हिसाब से सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी थोड़ा रीड करेंगे और हम चैप्टर को कंप्लीट करने की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम अलग अलग प्लेट बाउंड्रीज़ के बारे में समझेंगे और थोड़ा सा जो ओशियन है उसके क्रस्ट का जो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओशियनोग्राफी थोड़ा सा आगे जा कर के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर की हम शुरुआत करें ये जानने के लिए कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। उसको समझने से पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझने पड़ेंगे हमारे ग्लोब के। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस का जो मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। कोई भी थ्योरी आती है, चाहे वो एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, चाहे अभी जब हम आज पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है या सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, चाहे पैलियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है, इन सभी को जिसे जस्टिफाई करना है वो है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्योंकि ये हैं आज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिन फीचर्स को फॉलो कर रहा है कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द ग्लोब। तो कोई भी थ्योरी आती है उन्हें इन फीचर्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा, तभी वो थ्योरी अपनी सत्यता को स्थापित कर पाएगी, अपने लॉजिक्स को, अपनी रैशनैलिटी को इस्टेब्लिश कर पाएगी। अगर वो इन्हें जस्टिफाई करती है तो पहले इन फीचर्स को समझते हैं। ये अपने आप में भी MCQ की फॉर्म्स में आते हैं, ये थ्योरीज़ को समझने में मदद करेंगे। थ्योरीज़ की वैलिडिटी भी इन्हीं पे रख करके चेक की जाएगी कि थ्योरी इन्हें जस्टिफाई कर पाएगी नहीं तो थ्योरी वैलिड मानी जाएगी, इसलिए ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं द चैप्टर नंबर 4 ऑफ द बुक फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी। हमारे लेवल पर ये हमारा कवर्ड 3rd चैप्टर है, क्योंकि बुक का 1st चैप्टर हमने कवर नहीं किया था। ये बुक के 2nd यूनिट से बिलोंग करता हुआ 3rd चैप्टर है, क्योंकि यूनिट 2 अर्थ था और उसके टोटल 3 चैप्टर थे, जिनमें से ये तीसरा है और इसका आज हम 2nd लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। पहला लेक्चर हो चुका है। चैप्टर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। सो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। द फर्स्ट फीचर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ द हेमिस्फेयर, यानी कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इक्वेटर के साउथ में साउदर्न हेमिस्फेयर, इन दोनों ही हेमिस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब दोनों हेमिस्फेयर में बराबर अमाउंट में लैंड और वाटर, यानी कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, टोटल ग्लोब का 50% लैंड वहाँ है और
50% लैंड साउदर्न हेमिस्फेयर में है, और टोटल ग्लोब का 50% वाटर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, 50% साउदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब 50% कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, 50% कॉन्टिनेंट एंड ओशियन साउदर्न हेमिस्फेयर में है। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट यूनिफॉर्म, डोमिनेंस है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को डोमिनेट करता है द लैंड एरिया यानी कि कॉन्टिनेंट, इतना डोमिनेट करता है कि हम उसे लैंड स्फेयर भी कह देते हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर को डोमिनेट करता है द वाटर, और इतना डोमिनेट करता है कि हम उसे वाटर स्फेयर भी कह देते हैं। कितने अमाउंट में डोमिनेट करता है? सो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ द हेमिस्फेयर्स। देयर इज़ ओवरवेलमिंग डोमिनेंस ऑफ लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मोर देन 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द ग्लोब इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। धरती का 75% से भी ज़्यादा लैंड एरिया इक्वेटर के नॉर्थ में सिचुएटेड है, दैट इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ओके, दैट्स वाई इट्स अ लैंड हेमिस्फेयर। वाटर बॉडीज डोमिनेट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जैसे लैंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डोमिनेट करता है, वाटर साउदर्न हेमिस्फेयर में डोमिनेट करता है। हम इसको मैप के वाया स्टडी करेंगे, देखेंगे। पहले हम आपको ये दिखाएंगे, आप एक एक करके मैप देखते चली जाइएगा। आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। तो आप ये ध्यान से देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, दिस इज़ द 0 डिग्री इक्वेटर। तो मैं अगर 0 डिग्री इक्वेटर को ध्यान में रखूं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं, तो उसके नीचे क्या ही लैंड आ रहा है, ध्यान से देखिए। इतना अफ्रीका आ रहा है, इतना साउथ अमेरिका आ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, और ये कुछ इंडोनेशिया का हिस्सा है, ये न्यूजीलैंड है, और ये साउथ पोल पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। मतलब अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ न्यूजीलैंड और कुछ इंडोनेशिया का हिस्सा, कुछ पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स, इतना हिस्सा अफ्रीका का और इतना साउथ अमेरिका का। लेकिन अब इस इक्वेटर के नॉर्थ पे देखिए, ये सारा का सारा ब्लॉक जो है लैंड का ब्लॉक है। अफ्रीका का सारा हिस्सा, क्योंकि अफ्रीका ऊपर ही बल्ज करता है, साउथ अमेरिका का भी एक बड़ा हिस्सा, उसके बाद सारा सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पूरा, ग्रीनलैंड का एरिया, यूरोप, सारा एशिया, ये सारा रीजन आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ द ओवरवेलमिंग डोमिनेंस ऑफ द लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हम हेमिस्फेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ को अगर आप एक स्फेयर की तरह इमेजिन करो, तो उसका हाफ माने हेमी और स्फेयर, तो हेमिस्फेयर। तो अर्थ को अगर तरबूज की तरह बीच में से काटो, तो जो आधा हिस्सा है तरबूज का, वो हेमिस्फेयर कहलाता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इक्वेटर के अबव इट इज़ डोमिनेटेड बाय द लैंड। अब दूसरी तरफ इक्वेटर के नीचे देखिए, इस ब्लॉक को ज़रा इमेजिन करिए, सारा पानी ही पानी दिख रहा है आपको, वाटर ही वाटर दिख रहा है। तो साउदर्न हेमिस्फेयर इज़ डोमिनेटेड बाय द वाटर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज़ डोमिनेटेड बाय द लैंड। 75% of the northern hemisphere is the land area. That is the fact. Okay. Another one is the second point is continents are arranged in roughly triangular shape, have their bases in the north, while their apex are pointed towards the south. Similarly, the oceans are also triangular in shape, bases are in the south and apex are in the north. चलिए इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिए। तो वो बता रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो रफली ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, और अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल का जैसे ट्रायंगल, तो कॉन्टिनेंट्स के केस में ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ये बेस होगा जो कि नॉर्थ में है, और ये उनकी एपेक्स है जो कि साउथ में है। सो एपेक्स साउथ की तरफ, यानी कि जो उनका पॉइंट है, और ये बेस। तो इस तरह से अलाइनमेंट है नॉर्थ से साउथ, बेस टू एपेक्स। कॉन्टिनेंट्स ऐसे अरेंज्ड हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ओशियंस की बात हुई है तो वो भी ट्रायंगल की तरह ही अरेंज्ड हैं, ट्रायंगुलर ही हैं, लेकिन वो इस तरह से हैं। उनका जो बेस है वो साउथ में है और उनका जो एपेक्स है वो नॉर्थ में है। तो इस तरह से कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस
अरेंज्ड हैं ग्लोब के ऊपर, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अब यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, हम शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर देख लें तो अगर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को इकट्ठे ले तो बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं ये। सिंपली इसको अकेले अकेले भी ले तो नॉर्थ अमेरिका को देखिए, रफली इट इज़ अ ट्राइंगल। जो बेस है वो नॉर्थ में है और एपेक्स साउथ में है। अगेन साउथ अमेरिका, रफली इट इज़ अ ट्राइंगल। बेस जो है नॉर्थ में है, एपेक्स साउथ में। अफ्रीका, इट इज़ अ ट्राइंगल। बेस नॉर्थ में है, एपेक्स साउथ में है। ठीक इसी तरह से पूरा का पूरा यूरेशिया, ये पूरा का पूरा यूरेशिया देखिए, इस ब्लॉक को देखिए, ये इसका बेस है, यूरेशिया का बेस है। इस तरह से आप ड्रॉ करिए, यहाँ से शुरू करिए, दिस वन, दिस इज़ द ट्राइंगल। ये एपेक्स आप देख सकते हैं एंड दिस वन इज़ द बेस। तो इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया आपको वही रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रफली ट्रायंगुलर शेप में है और इनके जो बेस हैं वो नॉर्थ में हैं, एपेक्स साउथ की तरफ हैं। अब इससे बिल्कुल उलट ओशियंस का भी इसी तरह से ट्रायंगुलर सेटलमेंट है, और वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं ध्यान से देखिए। उनका बेस साउथ में है, एपेक्स नॉर्थ में है। जैसे पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन ग्लोब में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? अगर हम वापस से उस ग्लोब की इमेज आपको दिखाएं तो ये ग्लोब की इमेज देखिए, ये आपका इंडिया है। इंडिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशियन का आधा हिस्सा है, और उधर को चले जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इस तरफ पैसिफिक ओशियन है। आप ज़्यादा बेहतर पैसिफिक ओशियन को बच्चे समझ पाएँ, हम ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे। आपकी ग्लोब, अब ग्लोब की मदद से समझना चाहिए, समझें ज़रा। ये भारत है, तो आप देखिए इंडिया से ईस्टवर्ड जाइए आप, ये पैसिफिक ओशियन आ गया। तो पैसिफिक ओशियन को ध्यान से देखिए, प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है पैसिफिक ओशियन। ऐसा कहा जाता है, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि पेंजिया था द ऑल लैंड और पैंथलसा था द ऑल वाटर। जो उस समय का पैंथलसा था वही आज का पैसिफिक है। द पैंथलसा ऑफ दैट पीरियड इज़ द प्रेजेंट डे पैसिफिक ओशियन। बहुत बड़ा है साइज़ में। तो देखिए पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में आपको एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, और पैसिफिक ओशियन के ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका मिल रहा है। ओके, तो दिस द पैसिफिक ओशियन। अब इसी इमेज को हम उस मैप पर देखेंगे। अब देखिए, क्योंकि इसमें दो हिस्सों में डिवाइडेड है पैसिफिक, तो इसको कलेक्टिवली हमने ऐसे ढूंढा है, अभी देखा हमने, है ना। तो पैसिफिक देखिए, ये भी रफली ट्रायंगुलर शेप में ही है। ओके, बेस जो है साउथ में है, एपेक्स जो है वो नॉर्थ में है। ये पैसिफिक ओशियन है। इंडियन ओशियन भी इसी तरह से है, दिस इज़ द इंडियन ओशियन, यू नो। ये इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये बाकी एशियन कंट्रीज़। तो इसकी इमेज ये वाली देखिए, दिस इज़ द इंडियन ओशियन। तो ये देखिए, इसके दो एपेक्स बनते हैं, एक एपेक्स बे ऑफ बंगाल में, एक एपेक्स अरेबियन सी में बनता है। तो ये भी बेस इसका साउथ में है, और जो पिनेकल है, एपेक्स है, वो इसका नॉर्थ में है। तो ये भी इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में है। इसी तरह से आप अटलांटिक ओशियन को देखिए, अटलांटिक ओशियन को दो हिस्सों में देखिए, जैसे हमने अमेरिकाज़ को दो हिस्सों में देखा था। एक इसका बेस यहाँ पे बना इस तरह से बेस, और यहाँ पर इसका एपेक्स बना। दूसरा यहाँ पर बेस बना इस तरह से, दिस इज़ द बेस, और यहाँ पर आपको इसका एपेक्स मिलेगा। ओके, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन रफली आपको ट्रायंगल की ही शेप देते हैं, उनका अरेंजमेंट ऐसा ही है। उनका बेस साउथ में है, एपेक्स नॉर्थ में है। और कॉन्टिनेंट्स अगर हम ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़ दें तो भी ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ही बताते हैं, जिनका बेस नॉर्थ में है और एपेक्स साउथ में है। ओके, तो ये बताता है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस।
The next one is the north pole of the globe. The north pole is surrounded by oceanic waters, that is the Arctic Sea, while the south pole is surrounded by land area, that is the Antarctica continent. तो जो ग्लोब का चौथा ओशियन है आर्कटिक ओशियन, वो नॉर्थ पोल में है। तो अर्थ का नॉर्थ पोल वाटर से सराउंडेड है और अर्थ का साउथ पोल लैंड से सराउंडेड है, दैट इज़ अंटार्कटिका। तो हम आपको ये दिखा देते हैं इसी ग्लोब की मदद से। हमने ये ग्लोब पकड़ा हुआ है, तो आप ये देखिए, ये भारत है, दिस द इंडिया, ये है द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द नॉर्थ पोल, एंड दिस वन इज़ द साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। नॉर्थ पोल में आपको दिखेगी ये वाटर बॉडी, दिस इज़ द वाटर बॉडी, दिस इज़ द आर्कटिक ओशियन। सो नॉर्थ पोल इज़ सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी आर्कटिक ओशियन। वहीं बिल्कुल दूसरी तरफ साउथ पोल की अगर हम बात करेंगे, तो साउथ पोल को आप ध्यान से देखिए, दिस इज होल साउथ पोल इज़ सराउंडेड बाय द दिस क्रीम कलर लैंड बॉडी। So this is the land area that is continent. It is called Antarctica continent. तो जो साउथ पोल है अर्थ का, वो एक लैंड बॉडी से कवर्ड है, दैट इज़ अंटार्कटिका। जो नॉर्थ पोल है वो एक वाटर बॉडी से कवर्ड है, दैट इज़ आर्कटिक। तो नॉर्थ पोल पे ओशियन है, आर्कटिक ओशियन, साउथ पोल पे कॉन्टिनेंट है, दैट इज़ अंटार्कटिका। नेक्स्ट वन इज़ देयर इज़ एंटीपोडल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस का अरेंजमेंट एंटीपोडल है। मतलब एंटीपोडल का मतलब होता है कोई भी चीज़ डायमेट्रिकली ऑपोजिट सिचुएटेड, बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट होना, ठीक है। मतलब एक चीज़ यहाँ है, एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट, डायमेट्रिकली मतलब घूम जाएगी ये। तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट सिचुएटेड क्या है, इसके बिल्कुल उस तरफ क्या सिचुएटेड होगा, ये एंटीपोडल अरेंजमेंट जो है एग्जिस्ट करता है। वो एंटीपोडल क्या है, ओशियंस के डायमेट्रिकली ऑपोजिट ओशियंस नहीं हैं, लैंड हैं, और लैंड के डायमेट्रिकली ऑपोजिट लैंड नहीं है, ओशियंस हैं। इसलिए दिस अरेंजमेंट इज़ एंटीपोडल, ठीक है। ओशियंस के ऑपोजिट ओशियन होता, लैंड के ऑपोजिट लैंड होता, तो फिर डायमेट्रिकली ऑपोजिट सेम ही चीज़ होती, लैंड के ऑपोजिट लैंड, ओशियन के ऑपोजिट ओशियन, फिर वो अरेंजमेंट एंटीपोडल नहीं होता। बट अब लैंड के ऑपोजिट ओशियन है, ओशियन के ऑपोजिट लैंड है, इसलिए वो अरेंजमेंट एंटीपोडल है। मैं अभी बता देता हूँ कैसे, ध्यान से देखिए। तो ये ख़राब हो रहा है यार इतना। अच्छा ये भारत है, ओके। अब इसको ऐसे जाना है तो इसका एंटीपोडल पहले तो उल्टा हो जाएगा भारत। अभी भारत जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है और केरल साउथ में दिख रहा है ना। अब इसको ग्लोब पे बिल्कुल यहाँ से एक छेद करो, एकदम इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट जाने के लिए यहाँ से छेद करो। तो यहाँ से छेद करोगे तो समवट ग्लोब पे कहीं यहाँ से, मतलब यहाँ से अगर छेद करेंगे तो ग्लोब पे वो छेद कहीं यहाँ से निकलेगा, डन। और फिर डायमेट्रिकली ऑपोजिट, तो इंडिया को यहाँ से ले जाना शुरू करो, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर इंडिया यहाँ लोकेटेड है तो बिल्कुल उसके पीछे आ जाओ, यहाँ पे इंडिया आपको कहाँ पर मिलेगा, साउथ अमेरिका में। ये पेरू और लीमा जो कंट्रीज़ हैं, इनके थोड़ा वेस्ट में उल्टा मिलेगा पैसिफिक ओशियन में। इंडिया का एंटीपोडल अरेंजमेंट यहाँ होगा। तो यहाँ से एकदम सीधी तार डालिए, सीधी तार वहाँ से आपने डाली है, यहाँ से निकलेगी। देखिए मेरी दोनों उंगलियों को मैं यहाँ रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप कैमरा यहीं ले आना। देखिए यहाँ, ये यहाँ मेरी दोनों उंगलियों को देखिए, दिस इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑन द ग्लोब, ओके। अब मैं आपको इसे दिखा भी देता हूँ इमेज में। तो इंडिया इज़ अ लैंड और पैसिफिक ओशियन इज़ अ वाटर। तो लैंड इज़ डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द वाटर, दैट्स वाई द अरेंजमेंट इज़ एंटीपोडल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इंडिया ऐसे नज़र आएगा, साउथ अमेरिका के वेस्ट में, पेरू और चिले के इस तरफ, और मैंने लीमा कह दिया था पहले, सॉरी, वो तो कैपिटल है पेरू की, ठीक है ना। तो पेरू और चिले कंट्रीज़ हैं, उनके वेस्ट में, साउथ अमेरिका के वेस्ट में, पैसिफिक ओशियन में, ये देखिए उल्टा नज़र आ रहा है। ये इंडिया की एंटीपोडल सिचुएशन है ग्लोब के ऊपर, इज़ दैट क्लियर। तो पूरा ग्लोब एंटीपोडल अरेंजमेंट शो करता है।
लैंड के मामले में तो बहुत ज़्यादा, जैसे ग्लोब पे 45% ओशियंस के ऑपोजिट ओशियंस हैं, रेस्ट 55% ओशियंस के ऑपोजिट लैंड हैं, लेकिन 95% लैंड के ऑपोजिट ओशियंस हैं। दो ही एक्सेप्शंस हैं, ओनली 1.4% लैंड के ऑपोजिट लैंड है, और वो मेनली कौन से लैंड हैं? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में द पैटागोनिया, पैटागोनिया प्लेट्यू रीजन, पैटागोनिया डेजर्ट भी है, तो पैटागोनिया का डायमेट्रिकली ऑपोजिट क्या है? नॉर्थ चाइना रीजन, तो लैंड के ऑपोजिट लैंड, तो यहाँ पे एंटीपोडल अरेंजमेंट ही दिखा। दूसरी तरफ दैट इज़ द न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट क्या है? स्पेन एंड पुर्तगाल, माने आइबेरियन पेनिनसुला, तो वहाँ पर भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो है वो लैंड के बदले लैंड ही मिला, माने एंटीपोडल नहीं दिखा। इनको छोड़ दीजिए, इन एक्सेप्शंस को छोड़िए, दोनों को, एक पैटागोनिया और न्यूजीलैंड को। रेस्ट फॉर ऑल द लैंड ऑफ द ग्लोब अरेंजमेंट इज़ एंटीपोडल, लैंड के ऑपोजिट वाटर है। मैं ये दोनों पहले आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको करके दिखाया गया है एंटीपोडल मैनर में, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में दिस इज़ द रीजन, इसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। इसमें दो कंट्रीज़ आती हैं, पुर्तगाल और स्पेन। तो उस पर देखिए ये पिंक कलर का इम्प्रिंट आया हुआ है कि न्यूजीलैंड अगर एंटीपोडल अरेंजमेंट, न्यूजीलैंड अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट ग्लोब पे रखा जाए तो यहाँ आके छपेगा। अच्छा, इसके बिल्कुल उलट मैं पूरे वर्ल्ड का भी आपको एंटीपोडल मैप दिखा देता हूँ। ये पूरे, पहले आप ये देखिए, ये पैटागोनिया है, तो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना नाम की कंट्री में दिस इज़ द पैटागोनिया। अब हम आपको एंटीपोडल अरेंजमेंट दिखाते हैं। ये पूरे वर्ल्ड का एंटीपोडल अरेंजमेंट है। इस पूरे वर्ल्ड के एंटीपोडल अरेंजमेंट में देखिए, ये देखिए, ये आपके सामने देखिए, ये देखिए साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना वाला हिस्सा, खास तौर पर पैटागोनिया वाला हिस्सा कहाँ जा रहा है? नॉर्थ चाइना रीजन में और मंगोलिया रीजन में। तो इसलिए नॉर्थ चाइना जो पैटागोनिया है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट नॉर्थ चाइना में जाके रिफ्लेक्ट होता है, तो इसलिए वो जो है एंटीपोडल नहीं है। ओके, ये कहानी है, दैट्स ऑल। ग्लोब पे बैठ के करते रहना, आपको दिखता रहेगा। सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो बताता है कि देयर इज़ एंटीपोडल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। ओनली 45% ओशियंस आर सिचुएटेड ऑपोजिट टू ओशियंस and 1.4% of the total land area is opposite to land area. More than 95% of the total land area is situated diametrically opposite to water bodies. Okay? आपने बिल्कुल वहाँ से यहाँ तक डायामीटर ले लिया ना, डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो गए ना एकदम, ध्यान से देखिए। सो द मोर देन 95% ऑफ द टोटल एरिया इज सिचुएटेड डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू वाटर बॉडीज़, यानी कि लैंड का 95% वाटर बॉडी को अपोज करता है, उस पे जाके ओवरलैप होगा। ओनली टू एक्सेप्शंस लैंड के मामले में, पहला पैटागोनिया, उसके ऑपोजिट क्या है? नॉर्थ चाइना, सो पैटागोनिया वर्सेस नॉर्थ चाइना, और दूसरा न्यूजीलैंड है, उसके वर्सेस क्या है? आइबेरियन पेनिनसुला, और उसमें कंट्रीज़ कौन सी आती हैं? पुर्तगाल एंड स्पेन। ओके, अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओशियंस ऑन द ग्लोब इज सिक्स्थ फीचर, दैट इज़ द ग्रेट पैसिफिक ओशियन बेसिन ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब। टोटल ग्लोब का जितना भी सरफेस एरिया है उसका 1/3 हिस्सा, लगभग 33.3 या 34% हिस्सा अकेले पैसिफिक ओशियन का बेसिन ही कवर करता है। ओके, तो कोई भी थ्योरी हम दे रहे हैं, कोई भी डिस्कशंस हम कर रहे हैं, उन्हें इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, उन्हें इन बातों को जस्टिफाई करना है। इतने कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गए समझ, इन्हीं पर भी कई बार सीधे सवाल बन जाते हैं। अब हम किताब वाइज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं लिखता हूँ। अब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के वाया आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का सलीका समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पिछले लेक्चर में जब मैं आपको आर्थर होम्स का कन्वेक्टिव सेल मैकेनिज़्म पढ़ा रहा था, दैट इज़ थर्मल कन्वेक्टिव सेल्स, सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसी में कवर करा दिए। वो चाहे मिड ओशियनिक रिजेस थी, चाहे ट्रेंचेस थी, कन्वेक्टिव सेल्स का बनना, आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग इनटू दैट। एनसीईआरटी का अगला हिस्सा जो है वो उसी एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड है सारा। तो अब मैं आपके सामने एनसीईआरटी पढ़ूंगा और साथ के साथ उसे एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए
कि आप जब अपने लेवल पर उसे पढ़ें तो आपको कोई चुनौती ना आए। ओके, अब हम उसी वाया चलेंगे। सबसे पहली चीज़ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात करते हैं तो वर्ड ये आता है कि प्लेट क्या है। अभी तक ये समझ बनाई गई थी, और वो समझ ये थी कि अल्फ्रेड वेगनर कहते थे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव करते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये स्टेशनरी नहीं है, स्टैटिक नहीं है। उनका कहना ये था। वो फोर्स नहीं बता पाए कि किस फोर्स के कारण ये होता है। उसको सॉल्यूशन देने के लिए आए आर्थर होम्स, और उन्होंने बताया कि कन्वेक्टिव मैकेनिज़म्स हैं जो मेंटल रीजन से एसोसिएटेड हैं, और वो कन्वेक्टिव सेल्स, वो कन्वेक्टिव मैकेनिज़म्स मूव करवाने का काम करते हैं कॉन्टिनेंट्स को। तो इस तरह से कन्वेक्टिव सेल्स बनते हैं, ये इस तरह से मूव करेगा, उधर इस तरह से मूव करेगा, और कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। समय आगे बढ़ा और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनी, और वो ये कि एग्जैक्टली कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स प्लेस्ड हैं कहीं पर, और जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं वो प्लेट्स हैं। तो जैसे ध्यान से सोचा जाए तो ये मार्कर एक कॉन्टिनेंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मार्कर एक्चुअली नहीं मूव कर रहा है। ये जो प्लेट है, दिस प्लेट, ये ब्लैक कलर की प्लेट, ये मार्कर उस प्लेट पे है, ये प्लेट मूव कर रही है, तो नेचुरली कॉन्टिनेंट भी मूव करेंगे। तो सवाल आया फिर ये प्लेट क्या है। इस प्लेट को कहा गया टेक्टोनिक प्लेट। क्या है टेक्टोनिक प्लेट? ये सख्त, सॉलिड, मतलब हार्ड किस्म की एक रिजिड लिथोस्फेरिक प्लेट है, रॉक स्फेयर। सो इट्स ए लिथोस्फेरिक प्लेट। ओके, या दूसरी तरफ आप इसे रिजिड एंड सॉलिड क्रस्टल प्लेट भी कह सकते हैं। कौन आ जाएगा इसमें? इसमें क्रस्ट आ जाएगी और मेंटल का अपर रीजन का एक पार्ट आ जाएगा। हमने जब आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिस्ट्रीब्यूट करके बताया था तो हमने बताया था कि क्रस्ट सिंपली एक चीज़ होती है, बट लिथोस्फेयर में क्रस्ट तो आती ही आती है, मेंटल का अपर लेयर का एक सेगमेंट भी इंक्लूड होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के बनेगी लिथोस्फेरिक रिजिड एंड सॉलिड प्लेट्स। और ये फ्लो कर रही है किस पे? इनके नीचे है, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा, द सेमी मोल्टन मटीरियल, द प्लास्टिक मटीरियल, दैट इज़ एस्थेनोस्फेयर। तो ये रिजिड एंड सॉलिड प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, लिथो मने द रॉक, रॉकी प्लेट्स, इनके नीचे ये, इन्हें बोट समझो, पानी वाला जहाज़ समझो, इनके नीचे पानी की तरह सेमी मोल्टन स्टेट में मटीरियल है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ये मूव कर रही हैं, और इन प्लेट्स के ऊपर है ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स पर कौन प्लेस्ड है? कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियंस, तो ओशियनिक क्रस्ट। तो अब इस एंगल से देखते हैं। दिस इज़ द होलसम लिथोस्फेरिक प्लेट, दिस इज़ द टेक्टोनिक प्लेट। इस प्लेट पर ये प्लेस्ड है, दैट इज़ द कॉन्टिनेंट, और इस कॉन्टिनेंट से नीचे उतरो, दैट इज़ द ओशियन। तो ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दोनों ही लिथोस्फेरिक प्लेट का पार्ट है। ओके, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट बोथ आर पार्ट ऑफ अ वन मटीरियल, दैट इज़ द लिथोस्फेरिक प्लेट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लिथोस्फेरिक प्लेट यहाँ पे बड़ी मोटी है, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स की ऊंचाई से लेके लिथोस्फेरिक प्लेट की बॉटम तक जाना है, बहुत ऊंची है, और यहीं पे अगर हिमालय माउंटेन्स होते तो इतनी हो जाती। तो इसलिए इसकी थिकनेस वेरी होती है। ये भी हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब पढ़ा था तब समझा था, हमने पढ़ा था 200 किलोमीटर तक भी चली जाती है थिकनेस इन रीजन्स में। लेकिन दूसरी तरफ हमने पढ़ा था कि ये जो ओशियंस हैं, इनकी जो क्रस्ट है, उन क्रस्ट के कई पॉइंट ऐसे हैं जिन पॉइंट से मैग्मा बाहर आ रहा है। तो वहाँ पर क्रस्ट
बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी है, नीचे एस्थेनोस्फेयर के कांटेक्ट में आ रही है, तो वहाँ पर लिथोस्फेरिक क्रस्ट सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी है। तो 5 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ओवरऑल 100 किलोमीटर रहती है, हमने ये समझा था। तो इस तरह से ये लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं और इन्हीं के ऊपर है क्रस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड क्रस्ट ऑफ ओशियंस, तो इसलिए वो भी मूव करती हैं। अब एक लिथोस्फेरिक प्लेट मैंने ले ली ये वाली, और उस पर ये कॉन्टिनेंट है, और दूसरी तरफ ये एक और लिथोस्फेरिक प्लेट ले ली मैंने, और इस पर ओशियन का क्रस्ट है। दोनों लिथोस्फेरिक प्लेट एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, दोनों क्लोज आ रही हैं। तो एक्चुअली में जब ये दोनों इस तरह से क्लोज आ रही हैं, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ओशियनिक क्रस्ट से कन्वर्जेंस हो रहा है, क्योंकि ये लिथोस्फेरिक प्लेट इस समय ओशियन क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लिथोस्फेरिक प्लेट इस समय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये प्लेट बाउंड्री है, ये वाली भी प्लेट बाउंड्री है, दो प्लेट मार्जिन्स हैं, दोनों प्लेट मार्जिन्स में आपस में टकराव हुआ, ओशियनिक क्रस्ट वाली प्लेट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाली प्लेट से टकरा गई। डन? ऐसे समझ में आया? तो इसको ऐसा नहीं समझना है कि एक ही प्लेट पे कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियनिक क्रस्ट है, दोनों आपस में लड़ने लगे, दोनों आपस में कुछ कर रहे नहीं। वो तो एक ही प्लेट पे हैं, वो तो कुछ मूव होंगे ही नहीं, प्लेट मूव होगी। तो जहाँ पर कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट्स में टकराव होता है, असल में होता ये है कि वो हैं ही दो अलग प्लेटें, वो ये वाली एक प्लेट है और एक ये प्लेट है। दो प्लेट्स ऐसी हैं कि इस प्लेट में इस समय यहाँ पर कॉन्टिनेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्लेट को, और बिल्कुल इसके उलट इस प्लेट पे यहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट है जो रिप्रेजेंट कर रही है इस प्लेट को। तो ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपस में टकराव हुआ एक्चुअली में दो प्लेटों का टकराव है, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। पर ये एक सिंगल प्लेट है और इस प्लेट में ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है। ये दोनों एक दूसरे से क्लोज या दूर कैसे जाएंगी, क्योंकि ये तो एक सिंगल बॉडी का पार्ट है। जैसे मेरा ये हाथ है, मेरा ये हाथ है और मेरा ही ये हाथ है। मेरे ये हाथ की रेखा मेरे इस हाथ की रेखा से ऐसे मिलेगी क्योंकि दो हाथ क्लोज आ रहे हैं, पर मेरे एक ही हाथ की ये दो रेखाएं एक दूसरे के पास जाके कैसे मिल लेंगी? मेरे एक ही हाथ की दो रेखाएं थोड़ी ना एक दूसरे क्लोज चली जाएंगी। तो एक ही प्लेट पे कॉन्टिनेंट का क्रस्ट भी है, ओशियन का क्रस्ट भी है, वो थोड़ी ना अपने अपने लेवल पे अपनी प्लेट से उखड़ के मूव करने लग जाएंगे। मूव तो प्लेट करती है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये चीज़ स्थापित की गई सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जब आया, हैरी हेस ने दिया, 1960 का समय है, उसमें ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई। इसे आगे जाकर पार्कर एंड मैकेंजी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में स्थापित किया प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से। सो हैरी हेस, पार्कर, मैकेंजी ये एसोसिएटेड हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी, और स्पेसिफिकली हैरी हेस इज़ एसोसिएटेड विद द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इज़ दैट क्लियर? तो अब हम सवाल करते हैं कि ये प्लेट है क्या। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में दिस प्लेट इज़ द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब और रिजिड एंड सॉलिड क्रिस्टल लेयर्स आर टेक्निकली कॉल्ड प्लेट्स। और प्लेट टेक्टोनिक क्या है? प्लेट टेक्टोनिक सीधे से मैनर में द होल प्रोसेस ऑफ द प्लेट मोशंस, प्लेट्स के मोशन के सारे प्रोसेस को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। तो सारे प्रोसेस में सब आ जाता है। प्लेट्स का एवोल्यूशन, यानी कि प्लेट्स कैसे एग्जिस्टेंस में आई, सो एवोल्यूशन। सेकंड, उन प्लेट्स का नेचर, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ओशियनिक प्लेट्स हैं, या कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट्स हैं, एंड द मोशन ऑफ द प्लेट्स। सो द एवोल्यूशन
द नेचर एंड द मोशन ऑफ द प्लेट्स, और इस मोशन के वजह से जो भी रिजल्टेंट रिएक्शंस आए हैं वो सी फ्लोर स्प्रेड हुआ है तो उसकी वजह से मिड ओशियनिक रिजेस बनी होंगी, वॉल्केनोज आए होंगे, वल्केनिसिटी हुई, फोल्डेड माउंटेन्स बने या फॉल्टिंग हुई या वॉल्केनिक माउंटेन्स बने, या फिर ओशियन फ्लोर में ट्रेंचेस बनी होंगी। वट एवर बी द रिजल्टेंट आस्पेक्ट इज़, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो रिजल्टेंट चीज़ें आ रही हैं, और सारा का सारा प्लेट्स का एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म, प्लेट्स का नेचर और प्लेट्स का मोशन। सो प्लेट्स का एवोल्यूशन, नेचर, मोशन एंड उसके मोशन से पैदा हुए रिजल्टेंट फीचर्स, ये सारे को मिला के बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, तो प्लेट सिस्टम एग्जिस्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि एक सॉलिड क्रिस्टल लेयर है और हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ा था तो पता लगा था कि ये सॉलिड क्यों है, कैसे काम कर रहा है। हल्का मटेरियल हमने देखा था सेग्रीगेट होकर के ऊपर आ गया था और आउटर रीजन से अर्थ ने अपनी हीट रिलीज़ कर दी थी, इसलिए क्रस्ट सॉलिडिफाई हो गई थी, तो क्रिस्टल रॉक्स आर सॉलिड। और दूसरी तरफ हमने ये देखा था कि प्राइमरी रॉक्स ने इनको बनाया, जैसे कि बड़े पैमाने पर इग्नियस एवोल्यूशंस हुई थी, इग्नियस रॉक्स का एवोल्यूशन हुआ था। तो और दूसरी बात, अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि पृथ्वी के अंदर से लगने वाले नीचे से ऊपर की ओर ये कन्वेक्टिव, थर्मल कन्वेक्टिव फोर्सेस, ये हैं द एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन प्लेट्स के मोशन के लिए, रिस्पॉन्सिबल है इनके मोशन के लिए। तो इस तरह से द प्लेट एवोल्यूशन, इट्स नेचर एंड इट्स मोशन। नेचर, अगर वो ओशियानिक क्रस्ट से डोमिनेटेड प्लेट है तो फिर वो सीमा है, वो हार्ड होगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और अगर वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से डोमिनेटेड है तो वो डोमिनेटेड है सियाल से, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, तो वो लाइटर मैटर है, लाइटर मटेरियल है, लेस डेंस है। इसी तरह से सीमा ज़्यादा डेंस है, तो इससे नेचर क्लियर होता है प्लेट का। और इसीलिए जब ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में टकराव होता है, ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है क्योंकि वो हैवियर है और हैवियर प्लेट ही सबडक्ट करती है लाइटर प्लेट के नीचे। तो इस तरह से नेचर ऑफ द प्लेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उससे पता लगता है कि कौन सी भारी है, कौन सी डेंस है ना, और वो हमें पता लगता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस से कि प्लेटें बनती कैसे हैं। वो जैसे अर्थ की क्रस्ट बनती है बस वैसे ही प्लेटें बनने का प्रोसेस है, और फिर आगे उनका मोशन कैसे फैसिलिटेट होता है वो हमने समझा। एंडोजेनेटिक फोर्सेस, थर्मल कन्वेक्टिव करेंट्स उनका मोशन फैसिलिटेट कराते हैं, और फिर इसके रिजल्ट क्या आते हैं, फीचर क्या बनते हैं, वो हमने पढ़ा। कहीं पर ट्रेंचेस बनते हैं ऑन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, ट्रेंचेस बनती हैं। हमने पढ़ा मिड ओशियानिक रिजेस बनती हैं। हमने पढ़ा ओवर द लैंड वॉल्केनोज इरप्ट हो जाते हैं। हमने पढ़ा फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं प्लेट मार्जिन्स पर, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स पर। हमने बड़ा फॉल्टिंग होती है, फॉल्टेड माउंटेन्स भी बनते हैं और वॉल्केनिक माउंटेन्स भी बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। हमने देखा पैलियोमैग्नेटिज्म भी होता है, तो ये चीज़ है। तो ये सारे को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। ओके, सो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? द होल मैकेनिज्म ऑफ द एवोल्यूशन, नेचर एंड मोशन ऑफ द प्लेट्स। So the whole mechanism of the evolution, nature and motion of plates and resultant reactions is called plate tectonics. That is the whole process of plate motions. तो whole process of plate motion में जैसे whole process of the motion of the दूध की मलाई है, तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है दूध गर्म करना। जैसे अर्थ गर्म हुई थी बनते समय, फिर धीरे धीरे ज़रूरी है दूध का हीट रेडिएट करना, थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत कहता है, और वो आउटर लेयर से रेडिएट होगी। इसलिए सबसे पहले मोटी मलाई दूध के ऊपर की सतह पे ही जमेगी, तो मोटी मोटी मलाई का जमना, जैसे प्लेटें जमनी शुरू हो जाएंगी, अर्थ की क्रस्ट बननी शुरू हो गई। और दूसरा अगला प्रोसेस है, कहीं पे मलाई मोटी होगी कि उसमें ऊपर से उंगली लगाओ तो भी अंदर नहीं जाएगी, पर कहीं पे मलाई अभी नरम होगी, उंगली डाली तो दूध में चली गई। नेचर, कहीं पे सख्त हार्ड प्लेट माने मलाई, कहीं पे नर्म, और अभी फ्लूडिक और विस्कस लूज़ फ्लूडिक नेचर में मलाई। और फिर आगे मोशन, आप उंगली से मलाई को घुमाते रहो दूध के ऊपर, मलाई घूम रही है, घूमते घूमते मलाई में दरारें भी पड़ जाएंगी, देखना मलाई के टुकड़े बन जाएंगे। तो इसी तरह से
जो अर्थ का लिथोस्फेरिक रीजन है वो कई प्लेटों से मिलके बना है। देयर आर मैनी प्लेट्स, 6 और 7 मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं। इन सारी प्लेट्स को जोड़ करके अर्थ का सारा लिथोस्फेरिक रीजन क्रिएट होता है। द स्फेयर, लिथोस्फेयर इज composed of many plates and these plates are mobile, they are moving. Why? They are rigid, they are hard and they are moving on less rigid and less resistive as thermosphere. Okay, and the forces responsible to its movement, they are ascending thermal convective columns of the mantle region, the magma area. Okay, I hope you are getting my point. तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में समझाया या जो हमने अभी समझाया, और उसी को फिर हम आगे जब उसमें पढ़ेंगे तो जो जो चीज़ें उसमें ऐड होती जाएंगी हम आपको ऐड करके देते चले जाएंगे। बिल्कुल दिक्कत महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप सारा समझेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक से। सिंस, चलो इन्होंने किताब में पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट रखा है, तो हम पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही समझा देते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में वो समझाया ही है, तो वही इसमें कंटिन्यू हो जाएगा। तो शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। एज मैंशनड अबव, द पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ provided considerable information that was not available at the time of Wegener. ओके, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरियों का दौर ख़त्म हो गया था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर शोध हुए, ख़ासतौर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ओशियन सरफेस को स्टडी किया गया। तो वैगनर के आने जाने के बाद ऐसी नई सारी चीज़ें डिस्कवर हुई जो वैगनर के समय में नहीं थी। सो वही कहा है, एज मैंशनड अबव, द पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ प्रोवाइडेड, पोस्ट ड्रिफ्ट माने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद का दौर, प्रोवाइडेड कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन दैट वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम Wegener put forth his concept of continental drift. Particularly, the mapping of the ocean floor and paleomagnetic studies of rocks from oceanic region revealed the following facts. सारा जो हमने लेक्चर में पढ़ा है वो अभी आपको रिलेट होगा। पॉइंट नंबर 1, क्या क्या फैक्ट निकले, किन किन चीज़ों से देखे, ओशियन फ्लोर की मैपिंग की और रॉक्स में जो मैग्नेटिज्म है उसको स्टडी किया। पैलियो मैग्नेटिज्म, बिल्कुल पुरानी रॉक से लेके अभी तक, अभी की रॉक्स जो बाहर आ रही हैं, सी फ्लोर स्प्रेड जिस पॉइंट पे हो रहा है वो मिड ओशनिक रिजेस हैं। इट्स द मिड ओशनिक रिज एरिया। हमने आपको पिछले लेक्चर में ये प्लेट सिस्टम बना करके बताया था। दिस द प्लेट, तो ये प्लेट में ये दिस इज़ द रीजन जहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है और जम रहा है, बाहर आ रहा है तो जम रहा है तो इधर फैल रहा है। तो दिस इज़ द क्रेस्ट, दिस द क्रेस्ट एरिया। इसको हाफ में बांट दो, आधा इसके इधर जमता है, आधा इधर जमता है, बिल्कुल बराबरी के डिस्टेंस तक फैला है। रॉक का कॉम्पोजिशन सेम मैटर है दोनों तरफ, क्रेस्ट के दोनों, क्रेस्ट से लाइन ड्रॉ कर लो इधर इधर, दोनों तरफ रॉक इक्वी डिस्टेंस फैली हुई हैं, दोनों तरफ सेम टाइम की रॉक्स को देखो।